चलो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर अगेन. हाँ चलेगा. So next topic is friction. फ्रिक्शन में भी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना है. बस आपको म्यू याद रहना चाहिए. ठीक है. म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन opposite to the impending force. Is that very clear? Do remember laws of friction. What are they? Laws of friction क्या है? Frictional force always acts tangential to the surface in contact. It acts in the direction opposite to the impending force. It is independent of area of contact. It depends upon the type of surfaces in contact. The ratio of frictional force to the normal reaction is a constant known as coefficient of friction. ठीक है. थियरी क्वेश्चन ये आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप करिए. प्रूव एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज. तो चलो अपन ये कर लेते हैं. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज प्रूव कर लेते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, एक ब्लॉक है जिसका वेट W है. वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. इट वाज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस. So surface offered a reaction N. As soon as we applied an impending force P, since the surface was rough, it gave us a frictional force mu s into N, opposite to the impending force. Is that very clear? Dear friends, the resultant of reactive forces, मतलब इस N और mu s N का जो resultant है, square root of N square plus mu s N square, इस रिजल्टेंट का इस नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इज दैट वेरी क्लियर? तो ये तीन फोर्सेस का मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं. तो हमारे पास n था, हमारे पास म्यू एस n था, हमारे पास n था, हमारे पास म्यू एस n था, और ये रहा आपका रिजल्टेंट. ये एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर मैं tan ऑफ फाई लेता हूं तो tan ऑफ फाई क्या होता है? म्यू एस n डिवाइडेड बाय n. and cancel, therefore phi becomes tan inverse of mu s. ये एक रिलेशन आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एंगल ऑफ फ्रिक्शन से. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन. इज दैट वेरी क्लियर? अब अगला अपन पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पर कोई भी ब्लॉक अपने आप स्लिप डाउन करेगा. इज दैट वेरी क्लियर? तो लेट अस अज्यूम दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पर मोशन स्टार्ट होगा. ठीक है. मोशन स्टार्ट होने वाला होगा. इज दैट वेरी क्लियर? तो आपको पता है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इस वेट के दो कंपोनेंट है. इस वेट के दो कंपोनेंट है. अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर को y ले लूं, सरफेस के टेंजेंट को टेंजेंशियल को x ले लो, तो इस वेट को मैं रिजॉल्व करता हूं इस x और y के फॉर्म में. इज दैट वेरी क्लियर? सो W के दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें से W को A वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे ले जाएगा. इज दैट वेरी क्लियर? W का A वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे ले जाएगा. सिंस the block is resting on a surface, the surface is going to offer a reaction N. Is that very clear? As the block is impending downward, it is going to experience a frictional force upward tangential to the surface in contact. Is that very clear? Is that very clear? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो N है
वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कितने एंगल पर है सर? सरफेस इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। तो एन जो नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन का वर्टिकल से क्या एंगल होगा, अल्फा। तो ये जो W का ये वाला कंपोनेंट है कितने एंगल पर है, अल्फा डिग्री पर है। तो ये W का कॉस कंपोनेंट हो गया और ये W का साइन कंपोनेंट हो गया। W साइन अल्फा इज ब्रिंगिंग द ब्लॉक डाउनवर्ड, उसके अपोजिशन में वी आर एक्सपीरियंसिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट वेरी क्लियर? W cos अल्फा इज एक्टिंग ऑन द सरफेस, उसके अपोजिशन में अपने को नॉर्मल रिएक्शन है। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये अपना फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। फॉर विच केस? फॉर एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑन विच द बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। इज दैट वेरी क्लियर? तो चलो, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। Are you all there with me? Now nobody will talk. यहां पर जो भी चल रहा है वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए चल रहा है। उनका इंटरेस्ट होगा तो कहानी खुशी खुशी खत्म होगी। ठीक है? समेशन Fy इक्वल्स टू 0 प्लस n माइनस W cos अल्फा is equals to 0. Am I correct? Yes. Therefore, can I say W cos alpha is equals to n? Summation fx equals to 0 plus mu s n minus W sin alpha plus mu s n minus W sin alpha equals to 0. Therefore, W sin alpha is equals to mu s n. Correct है? Let us say this is B and let us say this is A. Dividing B with A. जब B को A से डिवाइड करेंगे तो W sin alpha divided by W cos alpha will become mu s n divided by n. N will get cancelled, W will get cancelled. Therefore, tan of alpha will be mu s. Therefore, alpha will become tan inverse of mu s. दोस्तों ये भी tan इनवर्स ऑफ म्यू एस है, ये भी tan इनवर्स ऑफ म्यू एस है। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, इज दैट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये आप कर लीजिए 2 क्वेश्चन थियरी का फ्रिक्शन टॉपिक से। अब अपन फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ब्लॉक ऑफ वेट 800 न्यूटन, इस ब्लॉक का वेट 800 न्यूटन है। It is acted upon by a horizontal force P as shown in the figure. If the coefficient of friction between the block and surface is 0.35, determine the value of P for impending the motion upwards the plane. So my dear friends, we have a block of weight 800 Newton. Am I correct? It is acted upon by a horizontal force P. Am I correct? ठीक है? This force is trying to move it upward. Since it is in contact with the surface will give a normal reaction and the impending force upwards, the force P is impending it upward, so the frictional force will be tangential to the surface in contact and in the downward direction. Am I correct? दोस्तों जब आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन करोगे, बार बार आपके साथ एक कंडीशन आएगा कि आपको सरफेस के डायरेक्शन को x लेना है, सरफेस के परपेंडिकुलर को y लेना है। ठीक है? क्योंकि आपको सरफेस के टेंजेंशियल जो और सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल और ये दोनों कुछ और है। ठीक है? तो आप यहाँ पर इन दोनों को रिजॉल्व कर सकते हो, इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रख सकते हो, या आप ओरिएंटेशन चेंज करके इन दोनों को रिजॉल्व करो। तो मैं ओरिएंटेशन चेंज करके 800 और P को रिजॉल्व करूंगा। यहाँ पर दोनों का इक्वल चांसेस था, या ऐसा एक अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों भी यहाँ भी 2 को रिजॉल्व करना पड़ रहा है, यहाँ भी 2 को रिजॉल्व करना पड़ रहा है। बहुत बार क्या होता है, एक ही रिजॉल्व करना पड़ता है। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन क्या करते हैं, लेट्स डिफाइन दैट वी आर फॉलोइंग दिस डायरेक्शन एज x डायरेक्शन
वी आर फॉलोइंग दिस डायरेक्शन एज वाई डायरेक्शन. चालेल? मग आता हा एक्स आहे, हा वाय आहे. मग कुणाला रिझॉल्व करावं लागणार? सर पी ला. तर पी का ये दो कंपोनेंट्स और 800 का ये दो कंपोनेंट्स. एम आई करेक्ट? अच्छा दोस्त, ये कैसा फोर्स है पी? सर हॉरिजॉन्टल है एज गिवन इन द क्वेश्चन. और हॉरिजॉन्टल से सरफेस का एंगल कितना दिया है? 25 डिग्री. ठीक है, तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल है और ये सरफेस को पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हुआ? 25 डिग्री. करेक्ट है? अगर अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये वाला जो मैंने कंपोनेंट लिया है दैट इज पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस इज एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, सो ये एंगल 25 डिग्री हो गया. तो ये हो गया P cos 25 और ये हो गया P sin 25. यहां तक तो बात समझ में आ गई. इज दैट वेरी क्लियर? नाउ ये वर्टिकल है और ये टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट है. क्या सीखा हमने? सर हमने जो सीखा है, आप एक ही स्लाइड बार बार दिखा रहे हैं, वो ये है. If the surface is at an angle of theta with horizontal, so the normal reaction will be at an angle of theta with vertical. Is that very clear? Yes. तो यहां पर कुछ बोलने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिख दूं? सर ये 25 डिग्री है, ये सरफेस 25 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस 25 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो वर्टिकल से 25 डिग्री होगी. इज दैट वेरी क्लियर? तो ये वाला फोर्स हो गया 800 cos 25, ये वाला फोर्स हो गया 800 sin 25. क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? सिंपल, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. समेशन Fy इक्वल्स टू 0, दो ही अननोन है ना, एन और P. म्यूएस की वैल्यू दिया है 0.35. इज दैट वेरी क्लियर? तो ये 0.35 एन है. So applying conditions of equilibrium, summation Fy equals to 0 plus n minus P sin 25 minus 800 cos 25 is equals to 0. Anything else? No sir. Summation Fx equals to 0 minus 0.35 n plus P cos 25 minus 800 sin 25 is equals to 0. है ना? सारे फोर्सेस ले लिए, 6 फोर्सेस थे, सबको ले लिया. ax plus by equals to c, ax plus by equals to c. साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. टेल मी द वैल्यू ऑफ n एंड p. देखो मैंने इसको रखते वक्त भी ऐसे रखा, पहले n रखा, फिर p रखा, फिर कांस्टेंट रखा. पहले n का, फिर p का, फिर कांस्टेंट. n is 1054.86 न्यूटन. ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, if a surface is at an angle of theta with horizontal, any normal drawn to that surface, any perpendicular drawn to that surface will be at an angle of theta with vertical. Am I correct? सर पे हाथ क्यों रख लिए आप लोग? Find out the minimum value of P to start the motion. Find out the minimum value of P to start the motion. तो कैसे सॉल्व करना है? A के ऊपर B है, जब अपन A को खींचेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ A ट्रेवल करे, और ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो कि A और B साथ में रहे और सरफेस के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करें. तो देयर इज 2 कंडीशन. ठीक है, तीन क्वेश्चन वाला आएगा, 3 ब्लॉक वाला भी आ सकता है.
तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इधर पे फोर्स लगाया है तो ए, पहले ए फिर बी सी, पहले ए अकेला मूव कर सकता है, फिर ए भी साथ में मूव कर सकते हैं, या तीनों मूव कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा चलो अब मुझे बताओ कि अगर फोर्स इधर लगा है तो कितना कंडीशन लोगे? एक ही कंडीशन लेंगे, सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे लगाओ, सबको लेके जाएगा। आ गई बात समझ में? यहां पर फोर्स लगा है, दो कंडीशन, ऐसा हो सकता है ए बी साथ में या ए बी सी साथ में। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? चलो तो ये अपन ने समझा दिया। लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो केस वन only block A moves. So a block P, a block A of mass or weight 100 Newton, weight 100 Newton is pulled by a force P. It is resting on block B. Block B will offer a reaction N1. ठीक है, फोर्स P उसको खींचेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, it will be 0.3 N1. Is that very clear? Let's resolve the forces. So P is at an angle of 30 degree with horizontal. P cos 30, P sin 30. Applying conditions of equilibrium. भाई ये COE अप्लाइंग ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा है, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 प्लस N1 प्लस P sin 30 minus 100 is equals to 0. Summation Fx equals to 0 minus 0.3 N1 plus P cos 30 is equals to 0. Solve and let me know the value. बताओ कितना आया? So both block A and B moves together. N1 कितना आया? 85.23 न्यूटन. P कितना आया? 29.526 न्यूटन. Case 2, both block A and B moves together. ठीक है, जब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, यहां पर फोर्स P एक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो P cos 30 एंड P sin 30 इज एक्टिंग लाइक दिस. इन दोनों का कंबाइंड वेट 100 प्लस 150, 250 न्यूटन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. दे आर रेस्टिंग ऑन द सरफेस एंड 2. यहां पर एक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 0.1 and 2. इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया है. अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 प्लस N2 प्लस P sin 30 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 0. Summation Fx equals to 0 minus 0.1 and 2 plus P cos 30 is equals to 0.
Therefore, N2 is equals to what? Therefore, P is equals to what? N2 is 236 point and P is 27.29. दोस्तों क्या पूछा है? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट द मोशन. अगर ये क्वेश्चन ये होता तो आंसर क्या होता? बेटा चाहे मिनिमम पूछा हो चाहे मैक्सिमम पूछा हो, इसका आंसर सेम है. इसका आंसर मिनिमम ही होता है. दोस्तों जब आपने एक व्यक्ति को धक्का मारा, ठीक है, और वो गिर गया, तो दूसरा कंडीशन है ही नहीं. तो जब आप धक्का मारोगे 27.29 न्यूटन से और वो गिर जाएगा, तो आप 29 एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगे ही नहीं ना. अगर एक चमाट में कोई गिर रहा तो दूसरा चमाट, एक्स्ट्रा चमाट कौन देगा? ठीक है, तो 27 न्यूटन में ही दोनों मूव कर जा रहे हैं. ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो चाहे मिनिमम पूछा हो चाहे मैक्सिमम पूछा हो, आंसर मिनिमम होता है. चाहे मिनिमम पूछा हो चाहे मैक्सिमम पूछा हो, आंसर चाहे मिनिमम पूछा हो चाहे मैक्सिमम पूछा होता है, आंसर मिनिमम है. Therefore, P is equal to 27.29 न्यूटन will disturb the equilibrium. एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, टास्क कंप्लीटेड. फोर्स ने अपना काम कर दिया. इतना ही लिख दिया ना, वो सब नहीं लिखने का, इतना लिख दिया, हो गया. अरे सुनो, ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है. दुकानदार है, एक दुकानदार 1300 में दे रहा है, दूसरा 1200 में दे रहा है. तो आप कहां पे से लोगे? 1200 से. ठीक है, वैसे ही वहां पर भी है. अगर वो 27.29 में ही मूव कर जा रहा है तो दूसरा कंडीशन होने वाला ही नहीं है. तुमको पहले ही 1200 में मिल गया तो आप कहीं और कहीं जाओगे ढूंढने? नहीं. चलो, अ लैडर AB of length 3 meter, weight 25 kg, is resting against a vertical wall and a horizontal floor. The ladder makes an angle of 50 degree with the floor. A man of weight 60 kg tries to climb the ladder. How much distance along the ladder will he be able to climb if the coefficient of friction between ladder and floor is 0.2? तो ये रही दीवार और ये रही जमीन और ये रहा लैडर. ठीक है, लैडर का लेंथ कितना है? 3 मीटर. उसका वेट कितना है? तो उसके मिड पॉइंट पर उसका 25 इंटू 9.81 एक्ट करेगा. कितना होगा 25 इंटू 9.81? 245.25. ठीक है, 245.25. So this is weight of the ladder. This ladder makes an angle 50 degree with the floor. Is that very clear? Yes. बेटा ये टॉप पोजीशन से वेट तक का डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर. बॉटम पोजीशन से भी कितना है? अब इस लैडर पर एक व्यक्ति आता है, उसका मास है 60 kg. 60 इंटू 9.81 कितना होता है? 9.81. ठीक है, 588.6 न्यूटन.
It is given that the coefficient of friction between ladder and floor is 0.2. यहाँ पर mu s कितना है? And the ladder and wall is that very clear? तो ये रहा आपका क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन अपन ने फ्रेम कर दिया. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो हमें ये पता है कि जो जमीन है वो हमें नॉर्मल रिएक्शन N1 देगा. ठीक है, जब सीढ़ी गिरेगी तो ये एंड राइट जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस. एम आई करेक्ट? ये जो वॉल है दैट इज ऑफरिंग अस रिएक्शन N2. जब ये सीढ़ी गिरेगी तो ये वाला एंड दीवार को टच करते हुए नीचे आएगा, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगाएंगे. इज दैट वेरी क्लियर? So these all are the active and reactive forces. We are trying to find how much distance will the person be able to climb the ladder. तो अपन ने पर्सन को कहीं भी एक पोजीशन पे ले लिया, अननोन पोजीशन पे, और उसका डिस्टेंस मान लिया x. Is that very clear? चलो, let's apply conditions of equilibrium. Applying conditions of equilibrium. Any problem? Any problem? Any problem is a good problem. ठीक है? Summation Fy equals to 0 plus N1 plus 0.3 N2 minus 588.6 minus 245.25 is equals to 0. Any other vertical force? No, sir. Summation Fx equals to 0 minus 0.2 N1 plus N2 is equals to 0. यहाँ से N1 N2 का रिएक्शन मिल जाएगा. Let me know the value of N1 and N2. Seven 86.65. Okay. So dear friends, अपने को x ढूंढना है. अपने को x ढूंढना है. ये बॉटम पॉइंट B और टॉप मोस्ट पॉइंट A. तो अपन क्या करेंगे? बॉटम से मोमेंट लेंगे. टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B. टेकिंग मोमेंट about point B. Yes, Harsh. Summation MB equals to 0. ठीक है? Will these two forces create any moment? No. All the other forces? Yes. ठीक है? So 215.25 is a vertical force. उसका ये horizontal distance है. ठीक है? Horizontal distance कितना होगा? 1.5. एडजेसेंट साइड है cos 50. ये 588.6 भी एक वर्टिकल फोर्स है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? x cos 60. इज दैट वेरी क्लियर? ये जो 0.3 N2 है, हाँ 50. ठीक है? ये जो वर्टिकल फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट विल बी 3 cos 50. टोटल लैडर लेंथ 3 है, एंगल 50, एडजेसेंट साइड चाहिए. ये जो N2 है, ये N2 का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा 50 के सामने वाला साइड चाहिए, 3 sin 50. ठीक है? टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B equals to 0. 245.25 is creating a anti-clockwise moment. Vertical force, horizontal distance. ठीक है? So plus 245.25 into 1.5 cos 50. 588.6 is also creating a anti-clockwise moment. Plus 588.6 into x cos 50. ठीक है? 0.3 N2 is creating a clockwise moment.
0.3 N2 is creating a clockwise moment minus 0.3 N2 की वैल्यू है 157.33 into 3 cos 50. N2 is creating a clockwise moment. N2 is creating a clockwise moment. Horizontal force, vertical distance, 3 sin 50. So, minus 157.33 into 3 sin 50. इसको अपन सॉल्व करेंगे. We are going to get the value of x. 0.57. Therefore, x comes as 0.57 मीटर. दूसरा भी एक सवाल पूछा है येलो कलर में. आप मुझे ऐसा एंगल बताइए जैसे जिससे वो व्यक्ति टॉप पर पहुंच जाए. तो क्वेश्चन 2 केस 2 है, फाइंड थीटा व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 मीटर. तो ये पूरा इक्वेशन अपन लेंगे, खाली 50 के जगह पे थीटा डाल देंगे और x के जगह पे 3 डालेंगे. ठीक है. तो केस 2 का सोल्यूशन, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट b इक्वल्स टू 0, please pay attention. Case 2, also find the angle of the ladder such that the person climb the top of the ladder. Summation MB equals to 0. सब कुछ सेम है, खाली अपने एंगल नहीं पता है. ठीक है. सो प्लस 245.25 इंटू 1.5 cos थीटा. कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन एग्जाम में करने आए इसलिए आज करना बहुत जरूरी है. माइनस 0.3 N2 दैट इज 157.33 इंटू 3 cos थीटा माइनस 157.33 इंटू 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू बताओ मुझे. सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू बताओ मुझे. कितना एंगल आता है कभी जिंदगी में? भाई वो 256 डिग्री पे कैसा लगाएगा वो सीढ़ी? तो आप ढूंढो राइट आंसर क्या है. 360 माइनस करो. 76 डिग्री कुछ आ रहा है क्या? 74 76 कितना? 360. 180 में प्लस किया तो फिर वो 76 है. हाँ वो भी गलत है. 0 से लेकर 90 के बीच में आंसर रहना चाहिए. या तो सीढ़ी लेट सकती है या तो खड़ी रह सकती है ना. 76 राइट है. थीटा इज 76 डिग्री. 76 पॉइंट. देख भाई, ये देख, ये दीवार है, ये जमीन है. सीढ़ी या तो 0 डिग्री पे रह सकती है या तो 90 डिग्री पे रह सकती है. तो 257 डिग्री तो आएगा नहीं. तो दिमाग लगाने का उस टाइम पे, या तो पूरे कॉस टर्म को एक साइड लो, साइन टर्म को एक साइड लो, tan ऑफ थीटा आएगा, उससे सॉल्व करना होगा. ठीक है. हाँ धन्यवाद. समझ आया?
और 7 प्रॉब्लम है। ये भी हुआ है, चलो ठीक है। So determine the force P required to move the block A जिसका वेट है 5000 न्यूटन up the inclined plane. If the coefficient of friction between all the contact surface is 0.25, ठीक है। तो दोस्तों जब अपन ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमें इस P की वैल्यू सबसे आखिरी में मिलेगी, यस और नो। तो सबसे पहले अपन ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो रहा ए, वेज ए का कुछ इस तरह का शेप है। वेज ए का वेट है 5000 न्यूटन। वेज ए इज रेस्टिंग ऑन ए इंक्लाइन सरफेस। द सरफेस का इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। लेट अस से दिस एंगल इज n1। वेज ए वेज बी को टच कर रहा है, ये रिएक्शन n2 या NAB ले लेता हूं, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक P इस B को धक्का मारे, जब ये ब्लॉक B को ये P धक्का मारेगा तो ब्लॉक B अंदर आएगा तो ब्लॉक A ऊपर जाएगा। तो ब्लॉक A को एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगा 0.25 N1। जब ब्लॉक बी को P का धक्का मिलेगा वो अंदर जाएगा, ब्लॉक बी को फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा मिलेगा, ब्लॉक बी को फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू P मिलेगा टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो ब्लॉक ए को वही फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा मिलेगा। आ गई बात समझ में? ब्लॉक बी को फोर्स P लेफ्टवर्ड धक्का मार रहा है तो उसको राइटवर्ड टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा, तो इसका अपोजिट इसको मिलेगा। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है दोस्तों? लाइक दिस। समझा? नहीं समझा? सुनोगे तो समझोगे ना माय डियर फ्रेंड। ये वाला जो सरफेस है 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो होगा 60 डिग्री विथ वर्टिकल। रट्टा मारा क्या? नहीं सर, समझ गया, ठीक है। तो ये होगा n1 cos 60 और ये होगा n1 sin 60। 0.25 n1 पैरेलल टू द सरफेस है, टेंजेंशियल टू द सरफेस है, ठीक है। सरफेस 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो गया 0.25 n1 cos 60 और ये हो गया 0.25 n1 sin 60। क्लियर है? ये वाला सरफेस 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, तो ये रिएक्शन NAB 15 डिग्री विथ वर्टिकल होगा। रट्टा मारा क्या? ठीक है। तो ये होगा NAB cos 15 और ये होगा NAB sin 15। ये 0.25 NAB टेंजेंशियल टू द सरफेस है, पैरेलल टू द सरफेस है। सरफेस 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये 0.25 NAB cos ऑफ 15 है और ये 0.25 NAB sin ऑफ 15। इतना बड़ा वेज ए है। दिस इज FBD ऑफ वेज ए। क्लियर छे? यस। तो कुछ महान खिलाड़ी सो चुके हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ा जाए। तो ये होने के बाद अब क्या करेंगे अपन? आप अरे FBD बन गया। Applying conditions of equilibrium. Summation Fy equals to 0. Please pay attention. सारी N1 टर्म एक साथ लिखेंगे।
सारी NAB टर्म एक साथ लिखेंगे, कांस्टेंट बाद में लिखेंगे। तो पहले N1 लेता हूं, समेशन FY लिया है तो 0.25 N1 sin 60 प्लस N1 cos 60। तो ये कैसा है, डाउनवर्ड है, माइनस 0.25 N1 sin 60 प्लस N1 cos 60। ये हो गया N1 वाला टर्म, बराबर है। अब NAB वाला लेते हैं, माइनस 0.25 NAB sin 15 प्लस NAB cos 15। तो प्लस NAB cos 15 माइनस 0.25 NAB sin 15 माइनस 5000 is equals to 0। Therefore N1 कॉमन लेता हूं, cos 60 माइनस 0.25 sin 60 प्लस NAB कॉमन लेता हूं, cos 15 माइनस 0.25 NAB, अरे NAB sin 15 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 0। ये AX प्लस BY इक्वल्स टू C है, ठीक है। N1 A है, NAB B है, ठीक है। समेशन FX इक्वल्स टू 0 प्लस 0.25 N1 cos 60 प्लस N1 sin 60। मैं पहले N1 कॉमन ले लेता हूं, sin 60 प्लस N1 sin 60 प्लस 0.25 N1 cos 60, ठीक है। दूसरा है NAB माइनस NAB sin 15 माइनस 0.25 AB NAB sin cos 15 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। क्या भाई बुक में से देख के बता रहा है क्या? N1 0.99 बुक में से देख के बता रहा है ना? सॉल्व किया? हाँ ठीक है। फिर NAB 4787.72। आप लोगों की स्पीड मुझे बहुत पसंद आई, यही स्पीड से आप एग्जाम में सॉल्व करना। नहीं सही में अच्छा लगा मुझे। तो इतना खुश क्यों हो रहा है रे? चलो, force P is like this। यहां पर है रिएक्शन NAB, फोर्स P के अपोजिट है हमारा 0.25 NAB। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो ये हो गया 0.25 NAB cos 15, ये 0.25 NAB sin 15, ये NAB है, इसको अपने को रिजॉल्व करना है। ये सरफेस 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल 15 डिग्री विथ वर्टिकल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया NAB cos 15 और NAB sin 15। ग्राउंड सरफेस विल गिव रिएक्शन NB। इज दैट वेरी क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स P अंदर की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड सरफेस को फ्रिक्शन कैसा मिलेगा? 0.25 NB इस तरफ। इज दैट वेरी क्लियर? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ACOE। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम शॉर्टकट एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है। समेशन FY इक्वल्स टू 0 प्लस NB माइनस 0.25 NAB का वैल्यू है प्लस NB माइनस
4787.72 cos 15 plus 0.25 into 4787.72 sin 15 is equals to 0. Therefore, NB is equals to 4314.8 Newton. Summation Fx equals to 0 minus P plus NAB sin 15, that is 4787.72 sin 15 plus 0.25, wrong है ये, plus 0.25 into 4787.72 cos 15 is equals to 0. Therefore, P का value comes as, जिसको नींद आ रही हो कैलकुलेटर चलाओ, नींद चला जाएगा. P is 2395.3 न्यूटन. दिखा जरा. चल, determine the force P to cause motion to impend. Take mass of block A as 4 kg, 8 kg. Mass of block B as 4 kg. If the coefficient of sliding friction is 0.3, find the force P. All the ropes are parallel to the surface. तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर सर A का मास है 8 kg, B का मास है 4 kg. Is that very clear? और फोर्स P यहां पर इनको नीचे खींच रहा है. तो फोर्स P A को नीचे खींचेगा तो B कहां जाएगा, ऊपर जाएगा. इज दैट वेरी क्लियर? चलो, तो अपने को यहाँ पर P की वैल्यू ढूंढनी है. डिटरमाइन द फोर्स P टू कॉज मोशन टू इम्पेंड. P का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ब्लॉक A नीचे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, ब्लॉक B ऊपर की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपने को ब्लॉक बी सॉल्व करना होगा. ये पूछा है तो ये लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है. तो पहले ब्लॉक बी का ही एनालिसिस करते हैं. सो ब्लॉक बी इज हैविंग मास 4 kg. 4 kg का वेट होता है 4 इंटू 9.81. एम आई करेक्ट? ब्लॉक बी को एक रस्सी लगी है, टेंशन T. Since P is pulling A downwards, so B is going upwards. Also, block B will experience the reaction NB from the surface. T is upwards, so there will be a frictional force downwards. That will be 0.3 NB. So we are going to say that this is X direction and this is Y direction. So we are supposed to resolve this weight. So वेट का नॉर्मल डायरेक्शन से एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. आज सरफेस इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. क्लियर है दोस्तों? ये एंगल इतनी बार आज के लेक्चर में हुआ है. क्लियर है? सो व्हाट इज 4 into 9.81? 2 के बाद, ठीक है. सो ये हो गया 39.24 cos 30 और ये हो गया 39.24 sin 30. अप्लाई, दिस इज FBD ऑफ ब्लॉक बी. अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. समेशन Fy इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्लस NB माइनस 39.24 cos 30 is equals to 0. Therefore, NB comes as
33.98 न्यूटन. Summation Fx equals to 0 plus T minus 0.3 NB, that is 33.98 minus 39.24 sin 30 is equals to 0. Therefore, tension T comes as 29.81 न्यूटन. अब अपन लेंगे ब्लॉक ए. This is our block A. Block A is connected with tension T over here. A force P parallel to the surface is like this. Block A have a mass of 8 kg. 8 into 9.81 कितना होता है? 78.4. Yes. अच्छा है, ठीक है. ब्लॉक ए को एक नॉर्मल रिएक्शन Na मिलेगा. ब्लॉक ए को एक नॉर्मल रिएक्शन Na मिलेगा. अब और क्या बच गया इसके अंदर? फ्रिक्शनल फोर्स. ब्लॉक ए नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड अपवर्ड्स, दैट इज 0.3 Na. So this is our x direction and this is our y direction. किसको रिजॉल्व करेंगे? 78.4. यस, 78.48 का नॉर्मल कंपोनेंट से 30 डिग्री एंगल है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे. एक होगा 78.48 cos 30 और एक होगा 78.48 sin 30. ठीक है. टेंशन टी की वैल्यू कितनी आई है? 29.81 न्यूटन. This is FBD of block A. Applying conditions of equilibrium. Summation Fy equals to 0 plus Na minus 78.48 cos 30 is equals to 0. Therefore, Na comes as 67.96 Newton. Summation Fx equals to 0 minus P plus T, that is 29.81 Newton, minus 0.3 plus 0.3 Na, that is 67.96 minus 78.48 sin 30. Sin 30 कितना है P? 29.81. गलत. Minus 10.9. हाँ? 10 पॉइंट आएगा ना. Minus 10. P is 10 point. 95. अगर गलत होगा ना, बराबर है ना? ठीक है. ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? अब भी करवाया, ठीक है. तो क्या पूछा है? मैक्सिमम पूछा है. मैक्सिमम पूछा हो चाहे मिनिमम पूछा हो, मिनिमम. तो आपको केस 1 और केस 2 दोनों सॉल्व करना है. केस 1 क्या कहता है? केस 1 ओनली ब्लॉक ए मूव्स. ब्लॉक ए मूव्स. केस 1 ब्लॉक ए मूव्स. केस 2 बोथ मूव्स. ठीक है. यहाँ पर जो m है, m के बदले यहाँ पर t इक्वल्स टू mg आएगा. इज दैट वेरी क्लियर? यहाँ पर t इज इक्वल्स टू m इंटू जी आएगा जो अपन को ढूंढना है. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है.
चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी, ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत लेने वाला टॉपिक है। इसके 4 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। अब भी हो जाएगा यार। Forces in space. A force P moving through points A, x1, y1, z1, and B, x2, y2, z2. एक फोर्स P मूव कर रहा है स्पेस में, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द फोर्स वेक्टर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड P है, तो फोर्स वेक्टर P बार हो गया। P बार इज P मल्टीप्लाइड बाय magnitude of force multiplied by unit vector along the line of action of force. Force vector is magnitude of the force multiplied by unit vector along the line of action of force. Is that very clear? So P तो है हमारे पास, E बार A B कैसे आएगा? B का कोऑर्डिनेट्स माइनस A का कोऑर्डिनेट्स, तो B का x, x2 माइनस x1 I cap प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये करने से, ये मल्टीप्लाई करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट फोर्स वेक्टर P वेक्टर मिलेगा आपको, दैट विल बी px I कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। इज दैट वेरी क्लियर? अगर आपको इसी तरह आपको और एक फोर्स दे दिया जाए Q वेक्टर qx I कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप, और पूछा जाए कि फाइंड r वेक्टर, तो फाइंड r वेक्टर, तो अपन क्या करेंगे? I के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। r वेक्टर क्या आएगा? rxi प्लस ryj प्लस rz k। इज दैट वेरी क्लियर? उसमें rx क्या है? px प्लस qx, ry क्या है? rz क्या है? आ गई बात समझ में? तो अपने को सिंपल कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दिया होगा, आपको फोर्स वेक्टर निकालना है। आपके क्वेश्चन में 2-3 फोर्सेस होंगे, उनका फोर्स वेक्टर निकालना है, सबके आई को आई से ऐड करना है, आपको फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। हम लोग 4 प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, 5-5 मिनट में एक हो जाएगा, 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। Tensions in the wire AB, AD and AC are 100 Newton, 150 Newton and 200 Newton. AB का है 100 Newton, AD का है 150 Newton, AC का है 200 Newton. Clear है? Shall we begin? Yes. Solution. सबसे पहले अपन निकालेंगे
force vector AB. Force vector AB is magnitude of the force 100 Newton into E bar AB is equals to 100 multiplied by B का coordinates -3 -0 -3 -0 I plus 2 -5 2 -5 J plus 0 -6 K divided by square root of -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. पहले ये डिनोमिनेटर निकालो और उसको इस 100 से डिवाइड करो. इसका डिनोमिनेटर 7.348 ठीक है. और उसको 100 से डिवाइड करना हाँ. है तो 13.6 100 डिवाइड बाय 7.348 इंटू -3i -3j -6k. ठीक है. तो उससे अपन फोर्स वेक्टर ए बी निकाल लेंगे. ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आया 13.60 इंटू -3i -3j -6k. चलो अब मल्टीप्लीकेशन करो. 13.6 इंटू 3 -40.8i -40.8j -81.6k. ठीक है. थैंक यू यार, तू मोटिवेट कर रहा है मेरे को. अब फोर्स वेक्टर AC 200 मल्टीप्लाइड बाय E बार AC. सब जन मेरे साथ है. यस सर 200 मल्टीप्लाइड बाय E बार AC यानी C का कोऑर्डिनेट्स माइनस A का कोऑर्डिनेट्स 0 -0 0i 0 -5 -5j 4 6 is -2k divided by square root of 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. इज दैट वेरी क्लियर. 200 डिवाइडेड बाय इसका क्या वैल्यू आ रहा है 7 पड़ेगा 200 मत डिवाइड करके पूरा पूरा मतलब फ्रैक्शन का पूरा 200 डिवाइड करके पूरा कितना है बता 37.14 37.14 इंटू 0i -5j -2k. तो 0i इतना नहीं आता है कैलकुलेशन. 185 आता है सर -185.7 j माइनस 74.8k है ना 28k. F बार AC आ गया. अब अपन निकालेंगे F बार AD. F bar AD is magnitude of the force 150 multiplied by E bar AD. 150 multiplied by D का coordinates minus A का coordinates 2 minus 0 I plus 2 minus 5 j plus 2 minus 6k divided by square root of 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 27.85 इंटू 2i -3j -4k. चलो बताओ 55.68i -83.52j 111.36k. ठीक है. ठीक है. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. So resultant vector is F bar AB plus F bar AC plus F bar AD. Therefore resultant vector is I ले लो common minus 40.8 plus 0 plus 55.68.
फिर प्लस जे ले लो, -40.8, -185.7, -83.52, प्लस के ले लो, -81.6, -74.28, -111.36। निकालिए रिजल्टेंट वेक्टर। इतना सिंपल चीज करना है, 4 बार करना है, एक बार हो गया। 14, हाँ, जे -267.24 के। आ गई बात समझ में? अब यहां पर 3 फोर्सेस है, 600 न्यूटन, 400 न्यूटन, 800 न्यूटन, सब कुछ सेम है। स्टार्ट किया जाए। आप लोग मेरे साथ हो? किसी को घर जाना है? जो हो जा सकता है। तो फोर्स वेक्टर डीए, फोर्स वेक्टर डीए का मैग्नीट्यूड है 600 न्यूटन। 600 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय ई बार डीए, ई बार डीए। सो ए का कोऑर्डिनेट माइनस डी का कोऑर्डिनेट, 600 मल्टीप्लाइड बाय ए का कोऑर्डिनेट माइनस डी का कोऑर्डिनेट, -18 -0, -18 आए, -16 -0, -16 से 0 -24 के, -24 के स्क्वायर रूट ऑफ -18 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। 600 डिवाइडेड बाय 17.64 कितना आता है? 17.64 इंटू -18i -16j -24k। Therefore F bar dA is, thank you, हाँ। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। F bar dA, F bar dA क्या हुआ? -317.52i। आगे 423.36 के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एफ बार डीवी। एफ बार डीवी इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 400 न्यूटन, so it is 400 multiplied by E bar dV is equals to 400 into 15 minus 0, 15 minus 0 होता है 15i, minus 20 minus 0, minus 20j, plus 0 minus 24, minus 24k, divided by square root of 15 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो 400 डिवाइड बाय आ गया 11.54 पूरा फ्रैक्शन, 15i -20j -24k। हर्ष तू भी यार थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर दो, जवान बंद रहेगा तेरा। 1 i 230.06 भरोसा नहीं है ना, सही बोल रहा है कि नहीं पता नहीं। 276.96। नेक्स्ट इज एफ बार डीसी। एफ बार डीसी, डीसी का मैग्नीट्यूड है 800 न्यूटन। 800 मल्टीप्लाइड बाय ई बार डीसी, 800 मल्टीप्लाइड बाय 4 minus 0, 4 minus 0 i plus 6 minus 0, 6 minus 0 j plus 0 minus 24 k divided by square root of 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर।
बोलो भाई कितना आया फ्रैक्शन? 31.92 into 4i plus 6j minus 24k. 191.5. तो आ गया आपको सारे फोर्सेस आ गए. हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? सारे फोर्सेस आ गए. हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? सो रिजल्टेंट वेक्टर इज F bar dA plus F bar dB plus F bar dC. So resultant vector is, डायरेक्टली ऐड करते हैं, -317.52 plus 173.1 plus 127.69. डायरेक्टली ऐड करो. -16.74i. ठीक है, ये वाला किया माइनस इसका वैल्यू कोई बता रहा है क्या? क्या -316.52j. देखो भूख लगती है ना तो लोग अच्छा काम करते हैं, फटाफट कैलकुलेशन बता रहे हैं. प्लीज चेक जे का वैल्यू, क्रॉस चेक करो. -321.52. ठीक है, डन. फिर से बार बार एक ही काम करना पड़ेगा. There are three forces F1, F2, F3. F1 is 70 Newton. It acts along OA. F2 is 80 Newton. It acts along OB. F3 is 100 Newton. It acts along OC. The coordinates of A, B and C are so and so. ठीक है, चलो लेट्स फाइंड. नहीं होमवर्क क्या होता है? F1 बार इज 70 मल्टीप्लाइड बाय E बार OA. ठीक है, सो F1 बार इज 70 मल्टीप्लाइड बाय E बार OA, मतलब A का कोऑर्डिनेट्स माइनस O का कोऑर्डिनेट्स. बेटा O मतलब ओरिजिन 0 0 0. तो ये जो दिया रहता है ना A का कोऑर्डिनेट, ये सीधा यूज करने का 2i प्लस 1j प्लस 3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. आ गई बात समझ में? बताओ, बोल भाई दीपेश. 18.7 बराबर लिखा मैंने. थर्टी वन पॉइंट, हाँ, प्लस 18.7j मेरे को आता है. हाँ ठीक है. सिमिलरली F2 bar is 80 multiplied by, it acts along OB, E बार OB. तो सीधा 80 इंटू बी का कोऑर्डिनेट्स लेने का, b माइनस 0 इज 0 ओनली, तो -1i प्लस 2j प्लस 0k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर.
लास्ट वन इज F3 बार. इट इज F3 का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन. C का कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, 5. 100 इंटू E बार OC, तो C माइनस O. C का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4i माइनस j प्लस 5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. So F3 bar is 15.43 into 4i minus j plus 5k. F3 बार आया 61.72i minus 15.43j 77.15k. Therefore, resultant vector is F1 bar plus F2 bar plus F3 bar. I plus I plus I. 30 plus 37.4 minus 35.77 plus 61.72. So it is 63.35i plus 70. बोलो वापस 24.81j प्लस की माइनस 133.25k. बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही आएगा, है ना. फटाफट हो गया. आप 6 मार्क का आएगा. यहां पर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है. 6 मार्क का ही आएगा, उतना ही वेटेज रखा है. तो चलो ए कहां पर है. ए इज ऑन वेर इज ए इज ऑन वाई एक्सिस. तो उसका एक्स और जेड 0 होगा. तो अपन लिखेंगे ए का कोऑर्डिनेट्स. तो ए का कोऑर्डिनेट होगा 0, 12, 0 क्योंकि उसका हाइट 12 दिया है. बी इज ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. तो ये प्लस साइड है, ये प्लस साइड है, ये प्लस साइड है, ये प्लस साइड है. तो बी का क्या कोऑर्डिनेट्स होगा माइनस होएगा भाई. -9, -0, 0. इस तरफ प्लस है लिखा ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चला गया. अभी z हमारी तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ नेगेटिव है. अब अपन c ढूंढेंगे. c इज ऑन एक्स जेड प्लेन, सॉरी c इज ऑन z एक्सिस. c इज ऑन z एक्सिस, वही पॉजिटिव साइड. तो 0, 0, 5 और d की इधर है. d इज ऑन एक्स जेड प्लेन, तो उसका y 0 होगा और उसका x दिया है 3, 0, 4. 3 प्लस आहे 4 माइनस आहे. तो ABCD आया. So there are 3 forces, F1 bar, F2 bar and F3 bar. F1 bar is F1 multiplied by E bar AB. F2 bar is F2 multiplied by E bar AC. F3 bar is F3 multiplied by E bar AD. दोस्तों इन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो -788j है और आप लोगों को F1, F2, F3 की वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है. तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस, 3 अननोन बनेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे. कृपया थोड़ा टाइम मेरा साथ दीजिए. आर यू ऑल देयर विथ मी? आर यू एंजॉयिंग द प्रोसेस? डेफिनेटली नॉट. चलो ठीक है. So let's begin with the first force. F1 bar is F1 unknown है into E bar AB, B minus A. ध्यान से देखिए. F1 into E bar AB. F1 bar is
F1 into minus 9 I -9 -0 minus 9 I -9i plus 0 -12 -12j 0 -0 plus 0k divided by square root of -9 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बात मत करिए। 0.067. Yes. F1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर रूट 15 आएगा। F1 डिवाइडेड बाय 15 -9i -12j प्लस 0k। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? Yes. चलो F2 बार निकालते हैं। F2 बार इज F2 मल्टीप्लाइड बाय E बार AC, C का कोऑर्डिनेट्स माइनस A का कोऑर्डिनेट्स। 0 0 minus 2. F2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -0 0 0 I. -0 I 0 minus 2. प्लस 0 -12k और j प्लस 0 -12j प्लस 5 -0k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 आ रहा है. हाँ पता है, इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय 13 0i -12j प्लस 5k। इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये रहा आपका F2 बार। लेट्स फाइंड F3 बार। F3 बार इज F3 मल्टीप्लाइड बाय E बार AD। तो D का कोऑर्डिनेट्स माइनस A का कोऑर्डिनेट्स। D का कोऑर्डिनेट्स माइनस A का कोऑर्डिनेट्स। 3 - 0 प्लस 0 -12 J प्लस -4 -0 K डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 13 नहीं आएगा? हाँ आएगा। 13 आ रहा है? हाँ बराबर। F3 बाय 13 इंटू 3i -12j -4k। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज रिजल्टेंट? सर रिजल्टेंट वेक्टर इज -788j। इज दैट वेरी क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिजल्टेंट इज 0i -788j प्लस 0k। व्हाट इज रिजल्टेंट? सर रिजल्टेंट वेक्टर इज F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार। तो इन तीनों को i को ऐड करो इक्वल टू 0 करेंगे। तो मैं करता हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, i का कोऑर्डिनेट देखना है अपने को। सो 0 इज इक्वल्स टू -9/15 F1, करेक्ट है? ये 0 हो गया और ये है 3/13 प्लस 3/13 F3 i को इक्वेट किया ना, तो ये अपना एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, यस और नो? 0i इज इक्वल टू दिस i, तो अपना इक्वेशन बन गया। दूसरा आप j का इक्वेशन बनाएंगे, j का इक्वेशन। तो j इज -788, रिजल्टेंट साइड -788 है। यहां पर -12/15 F1 -12/13 F2 -12/13 F3। ठीक है, ये आपका जे का इक्वेशन बन गया। आई का इक्वेशन, के का इक्वेशन बनाते हैं।
तो k का वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट का k 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू, हर्ष खुद बाहर जाएगा कि भगा दो अभी, 5/13 F2 माइनस 4/13 F3। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करिए, बताओ F1 का वैल्यू। 153.9 हर्ष तू F2 पता चल, सबसे ज्यादा तू ही बात किया आज। बोल भाई, F2 F2 is 125, F3 is 400.15, all are in newtons। चलो